वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट या स्किल लेबर ट्रांसफ़र, उसमें हमारा नंबर बहुत ही ऊपर आता है। पाकिस्तान में आज पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 8.8 मिलियन लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। उसके अंदर काफ़ी लोग मिडल ईस्ट में हैं, देन फॉलोड बाय यूके, यूएस एंड कनाडा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 70-72 सालों में 8.8 मिलियन लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में ये नंबर बहुत बढ़ गया है और ये नंबर 2.6 मिलियन लोगों का हो गया। जिसका मतलब ये है कि पहले 68 सालों में 68 ईयर्स में 6.2 मिलियन लोग माइग्रेट हुए और लास्ट 5 सालों में 2.6 मिलियन लोग माइग्रेट हुए। आई थिंक हमारी पूरी तारीख हिजरत से और माइग्रेशन से भरी पड़ी है। आई थिंक द वे रिलीजन स्प्रेड आल्सो अ लॉट टू डू विद हाउ माइग्रेशन हैपेंस या कल्चर इंटरचेंज होता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड पाकिस्तान नाउ इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट ऑफ इमिग्रेशन इन द वर्ल्ड करंटली। और अगर ये डेटा एक्सट्रापोलेट किया जाए तो 2030 तक हम कहते हैं ऑलमोस्ट 13.8 मिलियन यानी 1 करोड़ 38 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर होंगे। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए ये डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाले पाकिस्तानियों से आता है जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डेंट है और एक डिबेट है ह्यूमन कैपिटल के हवाले से कि बहुत अच्छे दिमाग, जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं ब्रेन ड्रेन, वो माइग्रेशन के थ्रू मुल्क से बाहर चले गए। तो माइग्रेशन एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर छुपी हुई है और हर वक्त हम डिबेट करते हैं और बात करते हैं। इस बहुत अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, आप उन्हें स्क्रीन पे देख सकते होंगे, माजिद काज़मी मौजूद है। माजिद इज़ बेस्ड इन कनाडा, टोरंटो फॉर लास्ट 8 years। और माजिद एक बहुत अच्छी कहानी है हमारे लिए समझने के लिए, जिन्होंने was born and brought up in Pakistan, worked in Pakistan for a very long time, and then moved to Canada and achieved some amazing things for himself and for his family. He's a very accomplished entrepreneur, banker, social activist, writer. Has also authored a very widely acclaimed book, which is First Dancer, which is also been endorsed by likes of Robin Sharma. He's also a media personality, has been associated with Canadian Broadcast Corporation, presenter, motivational speaker. और सबसे important बात जो मुझे personally बहुत पसंद है वो he also has his own unique venture which is called Value Ventures. And it's a unique enterprise, social enterprise that supports startup businesses for immigrant entrepreneurs. He has done a lot of work in that area. He has done a lot of work with immigrants. And he's MBA from Pakistan, IBA से, और पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। So I think माजिद का व्यू इस ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत ज़रूरी होगा। So thank you very much माजिद for coming. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। It would be amazing talking to you on this very interesting topic, inshallah. So Majid, I think before we get into the meat of migration, I think पहले हम आपकी जर्नी समझते हैं थोड़ी सी कि how it all started, what were the motives behind moving to Canada and where are you today? जी, मैं बहुत सारे दूसरे माइग्रेंट्स की तरह जो कनाडा आते हैं, मुल्क के दूसरे मुमालिक पे जाते हैं, they are very well settled in their home countries. ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जिसकी वजह से उनको जाना पड़े। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर है इस तरह के नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर वहाँ देखें अपना, मगर उसके बावजूद पीपल आर डूइंग वेल इकोनॉमिकली, सोशली, मुख्तलिफ हवालों से, तो बहुत बड़ी कंपल्जन नहीं होती। मेरे साथ भी खुर्रम कुछ ऐसा ही था। I was well settled. I was working for a bank there. I've been in banking throughout my career और in financial services industry. तो 2012 में जब मैं कनाडा मूव हुआ अपनी फैमिली के साथ, उससे पहले हालात काफ़ी अच्छे थे मेरे लिए, प्रोफेशनली स्पेशल। लेकिन जब एक ऑप्शन सामने आया, मेरी इमिग्रेशन अप्रूव हुई जो कई साल पहले मैंने अप्लाई की थी, तो उस ऑप्शन को देखते हुए ज़ाहिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल होता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल होता है, तो उसको जहन में रखते हुए हमने फैसला किया कि इट्स बेटर टू माइग्रेट। Although we knew what we are stepping into, it was going to be very challenging, and that's how first few months panned out for us. हमें पता था बहुत challenges होंगे, उसके बावजूद we decided to make that move. So I was working at a private bank in Karachi, heading product management for the retail bank there. 2012 नवंबर में finally we decided to take the leap of faith और हम move हुए टोरंटो में।
मुझे याद है जिस दिन हम टोरंटो पहुंचे, नवंबर 14 था, और कराची की सर्दी आपको मालूम है ना होने के बराबर होती है, तो नवंबर में भी इट वाज टॉलरेबल। लेकिन जब हम टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले, इट वाज समवेयर अराउंड -21 डिग्रीज एट दैट टाइम, एंड वी वर रियली इल प्रिपेयर्ड। तो जो भी हमसे हो सकता था, जैकेट्स वगैरह हमने कराची से खरीद के साथ रखे हुए थे, it was nothing for us, compared to the cold we were in. So that was the first big shock कि ये किस किस्म का वेदर है और हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद we lived for a couple of weeks at a relative's place, then we rented a small apartment, a 2-bedroom apartment in Toronto. अब आप सोचें, खुर्रम के एक वेल सेटल्ड बैंकर, जिस तरह से हम लोग माशाल्लाह से अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कराची में, हमारे बड़े घर होते हैं, नौकर होता है, ड्राइवर and everything. So moving to a 2-bedroom apartment, literally overnight, that was again a big shock. लेकिन हमने एक्सपेक्ट यही किया था कि स्ट्रगल से गुजरना है फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, तो उसके फ्यूचर के लिए ये करना था। बट देन द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड। शुरू में 1-8 महीने तो हम सब टूरिस्ट मोड में होते हैं एज इमिग्रेंट्स। So we went around sightseeing, looking at the sights and sounds of Toronto. Then the reality seeped in after a while that we have to go out and look for work. My wife happens to be a doctor, so उनके लिए तो struggle was real. It's much more challenging than for bankers. लिहाजा हमने सोचा कि पहले मैं कोशिश करता हूँ to find work in my field, and then she would start doing the same. तो खुर्रम पता नहीं था नौकरी किस तरह से ढूंढी जाती है कनाडा में। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़े या किसी से मिलना पड़े कि मुझे नौकरी की जरूरत है। I've been moving from one organization to another just because I had been receiving calls from my colleagues, from my seniors at IBA, from my friends saying कि यहाँ पे जगह है माजिद, would you like to move? तो कभी फॉर्मली अप्लाई नहीं किया था। Again, it was a huge realization कि यहाँ तो you have to be on the sales mode all the time. You have to sell yourself, your skill set, education, profile, experience, everything. और रेज्यूमे भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, अपडेटेड नहीं था। तो वो पहला महीने गुजारने के बाद दूसरा महीना तो इसी कार्रवाई में लगा, just to be ready to go out and sell myself. लेकिन किससे मिलें, किससे मुलाकात करें, I didn't know anyone. तो ऑनलाइन ही अप्लाई किया और ये करते करते 3-4 महीने गुजर गए। And imagine a successful senior vice president in line to be the youngest EVP at the bank, going out selling himself aggressively and not even getting one interview call. It was very tough, frustrating at times. तो 4-5 महीने गुजरे और कोई फ्यूचर में कोई होप नजर नहीं आ रही थी। And job search is the critical thing, क्योंकि आप मिडल ईस्ट से मूव हो, पाकिस्तान से मूव हो, इंडिया से, चाइना से, जहां भी, when you move to a North American country, US or Canada, so your savings are never enough. You can at least at the most I would say आप 6 महीने या 1 साल गुजार सकते हैं based on your savings, not more than that. So sooner or later you have to go out and look for work. तो जब वो नहीं हुआ, then I learned it the hard way that you have to actually step out of your comfort zone and start meeting people face to face. लेकिन वो भी बहुत मुश्किल था, कहना आसान है because you don't know your first connection. आप पहले किसी शख्स से मिलेंगे तो वो दूसरे से मिलाएगा, फिर तीसरे से and so forth. But I didn't know where to start that networking journey. So एक महीने का प्रोग्राम था जो कि specifically tailored था newcomers के लिए. It was a 1-month bridging program. उसमें मैंने admission लिया। वहां से फिर कुछ सिलसिला शुरू हुआ because I met somebody and he offered me a job at one of the big 5 banks in Canada. So ये इब्तिदा थी migration. बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकूंगा माजिद before हम आगे जाएं because वो एक point से connect होगा। Going take you back to पाकिस्तान, जब आप सोच रहे थे move होने का, तो उस वक्त या आप तो एक different background से थे, लेकिन generally जो लोग move होते हैं आपके experience में migration का सोचते हैं, उनके क्या motives होते हैं? बिकॉज हम जितने लोगों से हम बात करते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या पाकिस्तान हो, बड़ा इनवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव होता है। हम 1 या 2 कामयाब लोगों को देखते हैं और कुछ अच्छी तस्वीरें देखते हैं और अच्छी हरियाली देखते हैं और सोचते हैं कि शायद यही है जो हमें जन्नत के सबसे करीब ले जाएगा। इस किस्म के पर्सपेक्टिव हमारी होती है बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ टू मूव। बट आपके लिहाज से आप लोगों का या आपके आने के बाद जो बहुत सारे लोग आए हैं, उनके क्या मोटिव्स होते हैं बाय एंड लार्ज माइग्रेशन के? देखिए खुर्रम, आजकल के ज़माने में जो माइग्रेशन होती है,
स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ, वो इकोनॉमिक माइग्रेशन होती है। वो कोई रिलीजियस रीजन से नहीं होती, वो प्योरली सोशल रीजन से नहीं होती, वो इकोनॉमिक माइग्रेशन होती है, चाहे आप उसका कोई भी नाम लें, however you'd like to present or position yourself, लेकिन वजह यही होती है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स या आपके लिए या आपके बच्चों के लिए बेहतर होते हैं वहाँ पे। फिर उससे एसोसिएटेड कुछ और फैक्टर्स हैं, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी होता है। उससे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सफाई सुथराई, आपका ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बाय एंड लार्ज इट्स इकोनॉमिक माइग्रेशन। तो मेरे जहन में भी यही था, हमने सोचा था कि हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, हमारे और हमारे बच्चों के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज वेल एज लाइफ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर बेहतर होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोच के माइग्रेट करते हैं कि मेरा बहन भाई या मेरे रिश्तेदार अमेरिका या यूएस में है या कनाडा में है, तो हम उनसे करीब हो जाएंगे। एट द बैक ऑफ योर माइंड इट्स ऑलवेज द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फ्यूचर दैट प्ले आउट। जब आप मूव किया था तो रियलिटी कितनी डिफरेंट थी फ्रॉम योर थिंकिंग? और हम सारे आपके माइंडसेट और पर्सपेक्टिव की बात है। मैंने आपको बताया जब हम पहले दिन लैंड हुए तो मौसम सबसे एक बहुत बड़ी तब्दीली थी हमारे लिए। आप यकीन करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक हफ्ते बाद कनाडा से वापस चले जाते हैं, खासतौर पे जो सर्दियों में लैंड होते हैं। आई नो मेनी एग्जांपल्स, इट्स सरप्राइजिंग। इमिग्रेशन मिलने के बाद वो कहते हैं इतनी सर्दी में हम नहीं रह सकते। फॉर अस इट वाज अ माइनर इरिटेंट। एट द एंड ऑफ द डे वी थॉट कि जो फ्यूचर की होप है, जो प्रॉमिस है, दैट इज मच बिगर देन दिस स्मॉल प्रॉब्लम या जो हम मुश्किल से गुजर रहे हैं। सर्दियां 4 महीने होती हैं, 5 महीने होती हैं, तो वो बड़ा फैक्टर नहीं है। The reality hit when I went out and started to look for a job. अगर इकोनॉमिकली आप सस्टेनेबल पोजीशन में हैं तो नो प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपका सवाल कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो वो 6 महीने थे सिर्फ जिसमें मैं जॉब ढूंढ रहा था। इट वाज द टफेस्ट इन माय लाइफ बिकॉज़ आई हैड नेवर डन दैट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन स्मूथ सेलिंग। तो आपके एक्सपीरियंस में माजिद, you've been, and we'll talk about your specific your ventures and interaction with migrants, but आपके ख्याल में पाकिस्तान से जो इस वक्त इमिग्रेशन हो रही है या माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके क्या, अगर आप उनको कैनवस पे देखो तो क्या टाइप्स हैं उनकी? देखिए, मैं एक तो माइंडसेट के हिसाब से क्लासिफाई करूंगा लोगों की। पहले वो लोग होते हैं who are extremely hopeful, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। There's nothing wrong in being optimistic, लेकिन ऑप्टिमिज्म के साथ प्रेपरेशन भी बहुत जरूरी है। हम सुनते हैं अपॉर्चुनिटी knocks at your door and you have to be ready to take that opportunity। मसला ये होता है people are not ready for that opportunity। वो समझते हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना ही काफी है, but it's a competitive world out there। वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को मिल रही है। और जो लोग competitive हैं, जो लोग prepared हैं उन अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए, जाहिर है बेहतरी उनके लिए ही होगी मुस्तकबिल में। एक फाइनाइट मार्केट है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कम इन, देयर आर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि 10 जॉब्स अवेलेबल है और 40 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो खुर्रम ऑब्वियसली जो 10 बेस्ट होंगे उन्हीं को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो माइंडसेट का जहां तक ताल्लुक है, तो या तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और उसमें कुछ ईगो का पर्सपेक्टिव भी है। दिस थिंक दैट they'll be served a job offer on a silver platter because of their past accolades, past experience। मेरे जहन में भी कुछ ऐसा ही था, because I had been successful in education and in my profession। I thought कि बड़ी आसानी होगी। So partly I was overly optimistic। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से सुना होता है कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट ट्रैजेक्टरी फॉर देम, तो वो बहुत ही कॉशियस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो दूसरी एक्सट्रीम है जहां एक एंजाइटी पैदा हो जाती है। बट आई थिंक वी शुड बी मिडल ऑफ द पैथ। एंड बहुत से समझदार लोग होते हैं, उनको चैलेंजेस का भी पता होता है, लेकिन वो एंशियस नहीं होते, वो तैयारी करते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड। एंड आई बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप उठे, आपने कहा मुझे कनाडा जाना है और वहां जाके आई विल बिकम अ बेटर पर्सन और मैं उस कंपेटिटिव मार्केट में एडजस्ट हो जाऊंगा। इट टेक्स grueling work in the background। आपको होमवर्क करना होता है, उसके लिए आपकी एजुकेशन immaculate होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, so that you are able to present yourself amid all that
कंपटीशन। तो ये 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। और मैं आई वुड से आई वाज समवेयर इन द फर्स्ट टाइप जहां मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, इसीलिए इट वाज द बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स। अच्छा, पाकिस्तानी एज अ फ्रॉम अ क्रेडिबिलिटी स्टैंड पॉइंट कनाडा में कैसे स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स या इन टर्म्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस? बिकॉज पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में भी एज यू सेड 2 तरह के माइंडसेट हैं। एक तो वो हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है, और एक वो हैं जो अपने आप को बहुत ही इंफीरियर ट्रीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कि जी हमें कौन पूछेगा, हम वहाँ जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जैसे यू जस्ट मेंशन कि जो ओवर कॉन्फिडेंट है। सो बट कनाडा फ्रॉम एन आउटसाइड व्यू in Canada society, Canadian society, how do they perceive Pakistan as a talent, as a workforce में credibility in terms of academics, qualification? So Khurram, Canada is a unique migrant destination in many ways. पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ diversity is it's a living reality. It's something that we come across on a day-to-day basis. हर तरह की ethnicities हैं, नेशनैलिटी के बैकग्राउंड्स हैं, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं, और ये जो फिनोमिनन है इमिग्रेशन का, दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन कनाडा फॉर डेकेड्स। बहुत सारी कंट्रीज आर गोइंग अप द लर्निंग कर्व, और वहाँ डाइवर्सिटी इतनी कॉमन नहीं है। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के कॉमन होने की वजह से opportunities are widespread. They are pretty much the same for Canadian born people as it is for immigrants. लिहाजा it's relatively a level playing field. Reputation पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी है, especially because most of the people who have come to Canada have come through an immigration system which is point based. तो उसमें उनकी English language skills, उनकी education, उनका professional experience सब कुछ weigh किया जाता है, सबके points होते हैं। तो they are mostly in white collar jobs और they are highly educated, उसकी वजह से reputation बहुत अच्छी है। That's an advantage. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि और साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, श्रीलंकन्स की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इंडियंस की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। सो व्हेन वी कम वी हैव दैट एडवांटेज राइट ऑफ द बैट कि पीपल एट द रिसीविंग एंड, चाहे वो हमारा पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो या कोई भी हो, दे हैव अ गुड इंप्रेशन अबाउट पाकिस्तानीज। बट हैविंग सेड दैट, आई कैन नॉट अंडरस्कोर इनफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेपरेशन। यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता हाउ टू come across as deserving candidates for a job, because the way we communicate back in Pakistan is different from the way we communicate here in Canada. Communication skills का फुकदान नहीं होता, बल्कि it's a matter of adapting to a new culture and new lifestyle. इस तरह दूसरी social skills और दूसरी soft skills भी है. So the sooner you learn to adapt to a new culture and a new society, the better for you. So the reputation itself is not enough. वो रेपुटेशन 1 घंटे में बल्कि 1 मिनट में रुइन भी हो सकती है। सो वही ओवर ऑप्टिमिज्म का पार्ट है कि पीपल थिंक, खासतौर पे जब वो मेरे जैसे लोगों से बात करते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, पाकिस्तानी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है एंड यू वुड गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उनके जहन में ये होता है कि वो जाएंगे और किसी से मिलेंगे एंड द नेक्स्ट थिंग दे नो दे विल बी प्रोवाइडेड विद अ जॉब अपॉर्चुनिटी। विद दैट गुड रेपुटेशन, विद योर ग्रेट एजुकेशन एंड स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काउंट अ लॉट, और स्पेशली इन कंट्रीज लाइक कनाडा जहाँ पे हार्ड स्किल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी सॉफ्ट स्किल्स की। आप यकीन करें खुर्रम, कभी आज तक 8 साल में मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है जिसमें मेरी हार्ड स्किल्स, मेरी सर्टिफिकेशन या मेरी एजुकेशन पे शक किया गया हो या उसके बारे में बहुत ज्यादा सवालात किए गए। इट्स ऑल अबाउट माई बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, माई सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको इवेल्युएट किया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस में, एंड दैट इज समथिंग दैट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन। तो वो एक फैक्टर है जिसमें आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। सो योर एजुकेशन, जस्ट टू सम अप, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर हार्ड स्किल्स, they are nothing compared to your soft skills and your communication skills, despite the fact that as the point of departure you have a great reputation for Pakistanis in Canada. So preparation. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि सबके लिए बड़ा ब्लैक बॉक्स है, वो है सिस्टम, as you mentioned कि सिस्टम या opportunities. So I take your example and I think I'll request you to please explain through that your example कि एक माजिद काज़मी जो पाकिस्तान में था, वो एक प्रोफेशनल बैंकर था, बट एक लिमिटेड स्कोप में था, सुबह दफ्तर जाता था, दफ्तर से घर आता था और बहुत सारे और काम जो कि पर्सनल लेवल के हो सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। एंड दैट माजिद काज़मी मूव टू कैनेडा and then he became a writer, he became a media personality, he became an entrepreneur, he became a social activist.
apart from continuing his own job. तो ऐसा सिस्टम में क्या मैजिक है कि एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में स्ट्रगल करता है या स्ट्रगल नहीं करता है, एक एवरेज लाइफ गुजारता है, वो कहीं बाहर जाके अगर he has the right ingredients वो शाइन कर जाता है. I was one of the many million people, so-called successful people, well-educated, who were professionals. But then, as you said, I was just one of many million people. There was nothing special about me or my accomplishments in Pakistan. Partly that has to do with the way the system is structured, क्योंकि वहाँ पे equal opportunities नहीं होती, और the opportunities that you get in life are not to do with your abilities or your merit or how much you deserve. तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती. जब हम यहाँ पे आते हैं खुर्रम, तो there's a plethora of opportunities. तो partly it is to do with the absence or presence of opportunities. और दूसरी बात ये होती है that out of necessity migrants have to reinvent themselves. They have to overcompensate for their lack of social skills या cultural assimilation skills. तो वो ओवर कॉम्पनसेशन का जब प्रोसेस होता है खुर्रम, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता हमें करनी पड़े. मैं मिसाल देता हूँ कि वो जो मैंने आपको जिक्र किया शुरू के 4-5 महीने थे when I was applying for job, when I didn't know anything better to do, what I did was I went online, I registered a sole proprietorship company in a matter of a few hours. अब ease of starting business की आप इंतहा देखिए कि 1 घंटे के अंदर you can register yourself as a company online. आप पेमेंट ऑनलाइन करते हैं $50-60 में. Just to start off, you can start a small company. एक रात में बैठ के रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे मैंने एक वेबसाइट डिजाइन कर ली अपनी कंपनी की. And when I woke up in the morning, I didn't wake up because I was awake all night. I had become an entrepreneur. So I started a company called Blue Ocean Consulting initially as a newcomer to Canada. और ये मैंने किया क्यों? Because I wanted to rebrand myself, reposition myself as somebody who's not just sitting idle looking for work, but who's doing something productive with his life and his time. तो ये एक opportunity होती है कि जब आप आएं और अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है आपकी फील्ड में, you can always start something of your own. तो ये Blue Ocean Consulting मैंने कंपनी जब बनाई, तो ज़ाहिर I was still looking for work in my field, which was retail banking and product management. लेकिन मकसद ये था because I wanted to come across as somebody who's doing something, ताकि मैं इंटरव्यू में भी अगर जाऊं, so I could present myself as a progressive, forward-looking individual. जब मैंने ये कंपनी बनाई, मैंने अपने दोस्तों को जो भी 2-4 यहाँ पे थे उनको कॉल करना शुरू किया कि भाई रात में मैंने ये कंपनी बना ली है. Now I am a registered entrepreneur and I have this website and I'm a marketing strategy consultant. एक दोस्त ने मेरी हेल्प की, उन्होंने कहा आइए मेरे साथ, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ. तो मैं उनके पास गया बस लेके, क्योंकि उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी. तो 1.5-2 घंटे बाद मैं वहां पे पहुंचा and he introduced me to another entrepreneur who was owner of a bakery, a small corner shop in his neighborhood. और वो इटालियन बंदा था, very forthcoming, very willing to help me. उन्होंने कहा I am willing to give you a volunteer project if you could help me figure out how to expand my business to new locations, to start franchising, to be able to sell my bakery produce to other retailers. तो उनका एक पूरा प्लान था, एक विजन था, एक एस्पिरेशन थी. तो 2-3 हफ्ते में उनके लिए मैंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की और एक्सपेंशन की एक रिपोर्ट बनाई, 60 पेज रिपोर्ट, एज अ वॉलंटियर अंडर द बैनर ऑफ माय न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी. एंड ही लव्ड इट. उनको इतनी पसंद आई खुर्रम कि उन्होंने मुझे $200 भी दिए जस्ट एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. बट व्हाट दैट हेल्प्ड मी डू वाज कि मेरे रेज्यूमे में एक कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया. And I remember when I went for my interview, it was a long-winded interview, more than 1 hour. और उसमें उन्होंने पूछा कि ये क्या कंपनी थी और आपने क्या किया. So I was very candid. I was frank that rather than sitting idle and looking for jobs in my field, I wanted to do something, be productive, and help out in my own way. So I created this company and I did this project. उनको बताने की जरूरत नहीं है, volunteer था या paid work assignment था. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ avenues आप किस तरह से तलाश करते हैं out of necessity. And the interviewer loved that. He loved the positive mindset कि मैं फारिग बैठने के बजाय मैंने कोई पॉजिटिव काम किया. And that counted as my Canadian experience. इसी तरह से चलते चलते एक के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी निकलती गई. जब गुफ्तगू होगी मैं और बहुत सारी आपको इस तरह की एनेक्डोट्स बताऊंगा that I wasn't even willing for
फॉर एक्सपेंडिंग और स्प्रेडिंग माई सेल्फ टू थिन, क्योंकि 9 to 5 जॉब तो चली रही थी उसके बाद, तो मैं बहुत सारी चीजें करना नहीं चाह रहा था. लेकिन कनाडा में इफ यू आर somebody who is positive, तो एक के बाद एक opportunities आपके सामने खुद से आती है without you having to go out and look for those opportunities. Right. तो पिछले 8 साल में यही हुआ है. इसी तरह मेरी कंपनी शुरू हुई, इसी तरह मैं ऑथर बना, इसी तरह मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन संभाली, इसी तरह बहुत से दूसरे असाइनमेंट्स किए, और सिलसिला जारी है. नहीं, उस पे आएंगे बिल्कुल माजिद. वो है ऑथर वाला, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टेड है. तो अच्छा, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, रिसीविंग सोसाइटी जो है, इन दिस केस कनाडा फॉर एग्जांपल, उनकी क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं टुवर्ड्स माइग्रेंट? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह के माइंडसेट होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ इमिग्रेंट्स. इसी तरह से बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं ऑन द रिसीविंग एंड एज वेल. कुछ वेदर वी एग्री टू इट और नॉट, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज जरूर होती हैं कनेडियंस की. और बाय कनेडियंस आई मीन पीपल बोर्न इन कनाडा एज वेल एज माइग्रेंट जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके होते हैं, क्योंकि इट्स अ कंपेटिटिव वर्ल्ड आउट देयर. खुर्रम, तो लोगों को ये ख्याल होता है कि वी आर गेटिंग मोर कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा. जब हमारे ही दोस्त, हमारे ही भाई दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो वो इनसिक्योरिटीज जो हैं वो जरूर पैदा होती हैं. और लोग सोचते हैं दैट मीन्स दैट वी वुड हैव लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हेन व्हेन देयर इज मोर इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स. तो आपका एम्प्लॉयर थोड़ा मुख्तलिफ माइंडसेट का होता है, because they get more negotiating power when they have a bigger supply of human pool, potential human capital. तो supply जब ज़्यादा होती है और negotiating power बढ़ता है, तो it is beneficial for them in terms of cost. So हमने भी ये देखा है कि on an average जो immigrants होते हैं, university educated immigrants, according to a 2018 study, they are paid less than a Canadian born immigrant for same skill set, same education, सेम एक्सपीरियंस. तो अगर किसी कैनेडियन बॉर्न शख्स को $1 दिया जाएगा, तो एक इमिग्रेंट को 85 सेंट्स दिए जाएंगे उसी काम के. ओके. तो ये तो एडवांटेज है एम्प्लॉयर के लिए, बट ये न्यू इमिग्रेंट्स के लिए बज़ाहिर डिसएडवांटेज है. तो ये इनसिक्योरिटीज होती हैं हमारी कि वी बी पेड लेस फॉर द सेम वर्क, बट इट्स अ विन विन सिचुएशन इन द एंड. जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, it's just a stepping stone. हम शुरुआत करते हैं बहुत low pay rate पे, but as I said, through one opportunity, host of other opportunities open up. तो employer के लिए बहुत अच्छा है, immigrants के लिए initially बुरा होता है. Existing immigrants जो होते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो generally discourage करते हैं new immigrants को, and that is out of insecurities that these people have. Or it takes a big heart, it takes you to put aside your ego to help a fellow immigrant see the same opportunities and avail the same opportunities that you avail. Yeah. So Majid, जो नए migrants move होते हैं, is there a program in terms of mentorship या role models जो या counseling या counselors which basically sit with them and guide them, because they also go through a lot of mental stress या mental depression. So is there a facility like that? या you I think started also something like this? जी, यहाँ पे बहुत प्रोग्राम्स एंड मैं जिस सिस्टम से आया था वहाँ पे इनफॉर्मल आपके सोशल सर्कल, सोशल सपोर्ट सिस्टम जो होता है, उसके थ्रू आपको मेंटरशिप मिलती है. आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपके प्रोफेशन में, जो आपको हेल्प करते हैं. देयर इज नथिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पाकिस्तान और मेनी अदर कंट्रीज. कॉन्ट्री टू दैट, कनाडा में एक बहुत स्टैब्लिश सिस्टम है जिसको ये सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, इमिग्रेंट सेटलमेंट सिस्टम. और टिपिकली ये जो प्रोविंसेस होती हैं, इनकी कुछ अपनी फंड्स इनके जनरेट होते हैं और कुछ फेडरल गवर्नमेंट इनको ग्रांट्स देता है, जिसके जरिए प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड सेटलमेंट प्रोग्राम होते हैं तमाम 10 प्रोविंसेस में. ये तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है. इसके अलावा बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि डोनर फंडिंग के बेसिस पे यही काम कर रही होती हैं. और तीसरा है जिसमें एम्प्लॉयर्स के यानी इन ऑर्गेनाइजेशंस के अपने प्रोग्राम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं जिस बैंक में पिछले 7+ years से काम कर रहा हूँ, I have been leading an organization called International Professionals Network, IPN. So I started this organization some 5+ years ago within my bank, which now employs 45,000 employees. So I, as the co-chair of that organization, represent those newcomers as well as settled immigrants who are employees of this organization. So within the corporate established system भी ये छोटी-छोटी organization होती है.
something like employee unions, but not exactly employee unions. But overarchingly ये 3 तरह के systems हैं: provincially administered program, non-profits के अपने program और corporate sector के अंदर जो programs होते हैं. I availed one of those programs. I was so fascinated by the way they ran that program and the way it helped me out that I wanted to do something along similar lines. Or I felt that it was my moral obligation to pay it forward to the society क्योंकि Canadians ने generally मेरी बहुत help की, especially during the initial few months when I was going up the learning curve. और जैसा मैंने बताया वो 1 महीने का bridging program था that helped me enormously. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं. तो very soon, the moment I landed my first job, मैंने IPN का बताया, reached out to the HR department of my organization and said I want to start something similar. So they were forthcoming. They said okay, you can establish this organization. और इस तरह की बहुत सारी organization उस बैंक में पहले से मौजूद थी. गालिबन 6 या 7 organizations थी employees की इसी तरह की, और मैंने ये 7वीं या 8वीं वहाँ पे शुरू की. With that, I thought I should go out in my individual capacity and start helping new immigrants achieve the same successes that I was able to achieve in the first 1 or 2 years. So there was a time, Khurram, when I went out and started meeting families all across Greater Toronto area in my own time, on my own expenditure, helping them settle in Canada. Somehow the word got out. लोगों को पता चला, मीडिया को पता चला. I was contacted by CBC, Canadian Broadcasting Education Corporation, कि ये कोई पागल आदमी है, इसको कोई कीड़ा है कि लोगों की हेल्प करने का बहुत शौक है, तो जब से ये कनाडा आया है इसको नौकरी मिली है, इसकी कोशिश है कि दूसरों की भी हेल्प करे. So they called me up for a TV program. They wanted to feature me in one of their weekly episodes in their program. So that was a great eye-opener for me. Apart from the opportunity itself, I was really pleasantly surprised to see कि यहाँ पे आपके काम को सराहा जाता है और recognize किया जाता है. Because I had no idea कि जो काम मैं पिछले चंद महीनों से कर रहा हूँ इसकी कोई recognition होगी या नहीं होगी. And frankly, I wasn't even looking for the recognition. उसके बाद radio interview, then publications के अंदर, and as I said, that opportunity opened up many other opportunities for me. Along the way, I thought that people who migrate to Canada, somehow they are able to get these opportunities to break into their professions. क्योंकि मैंने बताया 3 तरह के प्रोग्राम हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो जाती है. मगर what about them earning less than a Canadian born employee? तो उसका भी कोई हल होना चाहिए. I figured out the best way to do that is to help people start and grow their own businesses. बजाय इसके कि आप कनाडा में आएं और day 1 से आप 9 to 5 जॉब शुरू कर दें. We are very entrepreneurial as immigrants, especially coming from Pakistan. तो क्यों ना अपना बिजनेस शुरू करने में लोगों की हेल्प की जाए. और स्टेटिस्टिक्स जहां हमें ये बताते हैं कि कैनेडियन माइग्रेंट एम्प्लॉइज हैव अ डिसएडवांटेज, वही स्टेटिस्टिक्स ये भी बताते हैं कि एज एंटरप्रेन्योर्स वी हैव एडवांटेज both in terms of productivity and profitability, as well as having the right tools and skill sets to go out and start successful businesses. So Value Ventures की इब्तिदा हुई. I got together with a few friends. We started this incubation program that was specific for immigrant entrepreneurs, first of its kind in Canada. और माशाल्लाह से कामयाबी से ये प्रोग्राम चल रहा है. So we provide mentorship opportunities. We connect some aspiring new entrepreneurs with investors. एक हमारा पूरा 3 महीने का प्रोग्राम होता है. There are some long-term programs as well. So I've been doing that for the last 4 years, alhamdulillah. So Majid, I'll come to Value Ventures after a little bit in a little while. एक और fear हमारा ये है पाकिस्तान में कि जब लोग या मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तानी फैमिलीज का जब मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है बच्चों की, उनका वैल्यू सिस्टम, उनके मॉरल्स, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब जो है अंडर थ्रेट है. इज इट ट्रू या अब इसमें कोई वो नहीं रही सदाकत? बहुत सारे मिथ्स होते हैं माइग्रेंट्स के दिमाग में बिफोर दे मूव टू कनाडा, और शायद मैं ये बात 8 साल पहले सोच भी नहीं सकता था जो मैं करने जा रहा हूँ. इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ. स्पेशली कनाडा के बारे में तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, यूएस एंड अदर्स, बट कनाडा का जो सोशल सिस्टम है, जो हाउ इंटैक्ट द न्यू जनरेशन इज टू देयर कल्चरल हेरिटेज एंड देयर नॉट जस्ट द यूनिवर्सल मॉरल कोड्स, बल्कि उनकी फैमिली के जो वैल्यूज है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है,
दैट इज अमेजिंग, बिकॉज यहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चियां जब पाकिस्तान से आती हैं, वो मॉडर्न एक बैकग्राउंड से आती हैं, यहाँ पे वो रिलीजन के ज्यादा करीब हो जाती हैं, अपने कल्चर के ज्यादा करीब हो जाती हैं, उनकी फैमिली वैल्यूज जो हैं वो रीइंफोर्स होने लगती हैं। तो इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। ऑफ कोर्स उसकी एक डार्क साइड भी है, हर मुल्क में होती है, पाकिस्तान में भी है, दूसरी कंट्रीज में भी है, कि जाहिर है सोबत पे डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर घर की तरबियत अच्छी नहीं है तो एक रिस्क तो जरूर होता है कि आपके बच्चे जो हैं दे वुडंट ग्रो अप टू बी आइडियल सिटीजंस एंड आइडियल इंडिविजुअल्स, तो वो रिस्क जरूर है। लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि कनाडा में ये रिस्क बनिस्बत दूसरे ममालिक के बहुत कम है, और बाकी आपके अपने घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और मैं पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्कूल्स की। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो जाहिर है दैट्स अ नॉच बेटर। तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे की आदतें खराब हो या वो अपने कल्चर से या रिलीजन से दूर हो, और सिर्फ एक वजह ये हो सकती है जब बच्चे को इग्नोर किया जाए, और जिसको मैं कहता हूँ इनएक्शन या एपैथी ऑन पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। वो सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हमारी वैल्यूज बहुत मजबूत हैं, तो इसकी तरबियत ना भी की जाए तो ऑटो पायलट पे बाय डिफॉल्ट ही वुड ग्रो अप टू बी अ ग्रेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं होता, आपको बच्चों के साथ वक्त गुजारना पड़ता है, उनकी तालीम और उससे ज्यादा जरूरी उनकी तरबियत पे। ये आपको हर मुल्क में करना पड़ता है, इसी तरह कनाडा में भी करना पड़ता है। तो वो रिस्क जो मौजूद है वो उतना ही है जितने दूसरे ममालिक में होता है, एंड इट्स ओनली अ मिथ। So now I would like to talk Majid about first answer. So किताब कैसे? पाकिस्तान में तो आज आप किताब पढ़ने को किसी को कहो तो उसको बुखार हो जाता है, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। So how come you came up with this idea and it mashallah became so successful? So tell us something about first answer. लिखने लिखाने का कीड़ा हमेशा से था। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था और उसके बाद IBA में, तो कभी कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर अंग्रेजी अखबार जो वहाँ पे प्रोमिनेंट होते थे, डॉन एंड द न्यूज़, उनके लिए मैं लिखता रहता था। तो वो तो कोई 25 साल पुराना सिलसिला है, बट नॉन फिक्शन आर्टिकल्स की शक्ल में मैंने बहुत कुछ लिखा। तो लिखने का बहुत शौक था हमेशा से। कॉलेज के मैगजीन का मैं सब एडिटर भी रहा था। तो यहाँ पे जब मैं आया, तो आपको मजे की बात बताऊं, द वे आई हैव बीन प्लानिंग थिंग्स फॉर माय फ्यूचर हैज बीन रेडिकल टू सम एक्सटेंट। नेटवर्किंग में भी जो मेरा तरीकाकार रहा है वो समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन इंट्यूटिव, पीपल डोंट डू दैट। और इसी तरह से जो फ्यूचर प्लानिंग है, चाहे प्रोफेशन की हो या दूसरे हवालों से हो, वो बहुत यूनिक रही है और मैंने बहुत कुछ सीखा लोगों से। तो उस प्लानिंग में एक टूल है व्हिच इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर लुकिंग रेज्यूमे। तो मैं जो आज का मेरा रेज्यूमे है उस पे मैं कम ध्यान देता हूँ और अगले 3 साल के रेज्यूमे पे ज्यादा देता हूँ। तो आज से कई साल पहले मैंने कहा कि यार बैठते हैं कागज और कलम लेके और सोचते हैं कि फ्यूचर में व्हाट इज इट दैट आई वांट टू बी एंड आई वांट टू बिकम इन कनाडा। तो अगले 3 साल में मेरा CV या मेरा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो जब वो मैंने लिखना शुरू किया, कमिंग फ्रॉम अ वेरी एस्पिरेशनल प्लेस, तो मैंने कहा कि यार आई आल्सो वांट टू बी अ राइटर। तो उसमें एक बुलेट पॉइंट था, आई वांट टू बी अ पब्लिश्ड राइटर। दिमाग में बात आ गई, तो मैंने कहा ये सिलसिला किस तरह पे शुरू किया जाए। सो व्हेन यू हैव दैट बुलेट पॉइंट इन योर CV, you start thinking about ways and means to achieve that. Then I broke it down into actionable micro ambitions and micro steps on a day-to-day basis. मुझे क्या करना चाहिए? So I started reaching out to some editors in newspapers and online publications through LinkedIn and other means. तो मेरी कुछ दोस्तियां हुई, कुछ जान पहचान हुई। तो इसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी निकली to write for Huffington Post. Huffington Post बहुत reputable publication है यहाँ पे। तो वहाँ पे I became a contributing writer for 2 years. तो वहाँ से मुझे एक reassurance मिली that I can write for a mainstream North American publication. यानी मेरी writing skills इस काबिल तो हैं कि मैं लिख सकता हूँ और हजारों लाखों लोग उसको पढ़ें। तो एक confidence आया। उसी असना में एक हमारे दोस्त हैं, वो तशरीफ लाए हमारे घर पे और बैठे हुए थे, तो उनसे गपशप हो रही थी। तो फ्यूचर की बात होने लगी। उन्होंने फरमाया, मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक प्लान ये है कि मैं एक किताब लिखूंगा। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा किताब कैसी लिखी जाती है, क्या प्रोसेस होता है, पब्लिकेशन का प्रोसेस, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने का, डिजाइनिंग, राइटिंग, मार्केटिंग। तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया और समझाया। उन्होंने कहा बेटा इसमें टाइम बहुत लगता है, तो पेशेंस होना चाहिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं।
तो मैंने कहा, जब वो चले गए, मैंने अपनी वाइफ से बात की कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू नाउ दैट आई हैव बीन राइटिंग फॉर अ मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन एंड ब्लॉगिंग एज वेल, तो आई वांट टू गिव इट अ स्टेप। तो हुआ ये कि मैंने 10 दिन की छुट्टियां ली खुर्रम अपने बैंक से, और क्रिसमस के दिन थे तो एक हफ्ते की छुट्टी वैसे ही मुझे मिल गई थी, तो तकरीबन 20-25 दिन मुझे मिल गए। मैंने सुबह रात जाग के 30 दिन में 26 नवंबर 2016 से 26 दिसंबर 2016 में 210 पेज का बुक का मैन्युस्क्रिप्ट पूरा किया, और कई रात जाग के, यानी सोने जागने का कोई होश नहीं था। एक हफ्ते की छुट्टी मुझे और लेनी पड़ी, एक्सटेंड करनी पड़ी, बट आई सेड आई हैव टू डू दिस one way or the other within this 1 month. Then I started reaching out to people जो मेरी publication में help करें, and it happened somehow. तो 1-2 महीने के दौरान ये सब हो गया। I saw my book eventually published and available online on 37,000 online outlets, Barnes and Nobles में, कनाडा में जो बड़ी book stores हैं, Chapters और Indigo के नाम से, वहाँ पे किताब मौजूद थी। I got book signing opportunities. So it started because I spent that 30 days working on something that I love doing. But किस बारे में है book? अगर overview थोड़ा सा First Dancer का, it's about one है The First Dancer. First Dancer is an analogy for somebody who's willing to be vulnerable, who's willing to go out, and I say who's willing to be comfortable being uncomfortable. तो ये इसका मतलब ये है कि आप की तमाम कमजोरियों के बावजूद आपकी जो भी जिंदगी में आपको सीखना है, तो उसको आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो कुछ आपने सीखा है, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुआशरे में पॉजिटिवली, वो आप कीजिए। और मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है, राइट फ्रॉम दैट फर्स्ट ईयर, जब मुझे टीवी ने बुलाया, रेडियो ने बुलाया कि आपके अंदर क्या मसला है कि आप जाके लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, आई सेड एज आई कीप लर्निंग थिंग्स, आई कीप डिसेमिनेटिंग दैट लर्निंग टू अदर पीपल। मुझे कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, मेरे आधे बाल सफेद हैं, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे सारे बाल सफेद हो तब जाके मैं लोगों की हेल्प करूं या किताब लिखना शुरू करूं। जिस तरह मैं सीखता रहता हूं जिंदगी से, फलसफा हयात के, जिंदगी के तालिब इल्म के तौर पे, उस तरह मैं लोगों की हेल्प करने लगता हूं और वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करता हूं। तो किताब का मौजू द फर्स्ट डांसर, एज इट इम्प्लाइज somebody who is willing to go out and start helping people despite their own shortcomings. So first dancer, शादी वलीमे में, दावतों में, वो जो पहला पागल शख्स होता है जो डांस करना शुरू कर देता है और उसका मजाक भी उड़ता है, बट ही shamelessly confident, he shamelessly hopeful. तो उसके साथ फिर दूसरा शख्स ज्वाइन करता है, तीसरा शख्स, और फिर वो एक ग्रुप बन जाता है, काफिला बन जाता है। सो वो एनालॉजी मैंने यूज किया, द फर्स्ट डांसर। इसका मतलब है कि don't worry about what people would think about you. Don't worry about the negative repercussions of what you are about to do. Think about the positive side. Do it the best way you can, and just start doing it. वो जो पहला step होता है, that is the critical. The first dancer, to be the first one is very difficult. I mean, लोगों की नींद हराम हो जाती है जब उनको पता चलता है कि हम कोई नया काम करने जा रहे हैं जो दुनिया में या उनके मुल्क में या उनके शहर में किसी ने आज तक नहीं किया है। Be willing to be innovative, be willing to go out and do something for the first time. तो इस तरह की बहुत सी tools और tips हैं मेरी किताब में, which are counterintuitive, बहुत सारी चीजें जो लोग आमतौर पे नहीं करते, to do with how to go about creating your social and professional network, how to recreate your personal brand, how to create new economic opportunities, creating multiple sources of income. तो इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मैंने टच किए, बट नॉवेल आइडियाज उसमें शेयर किए, हेंस द फर्स्ट राइटर, ओके, फर्स्ट डांसर। फाइन। अच्छा माजिद, एक रीसेंट चेंजेस जो आए हैं सेटअप्स में, चाहे वो यूरोप हो या वो नॉर्थ अमेरिका हो, वो है कि एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज, या कनाडा इज एक्सेप्शन कि ट्रूडो हैज ऑब्वियसली इट बीन हेल्प्ड माइग्रेशन पॉलिसी फॉर हिम टू, लेकिन दूसरी जगहों पे एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, चाहे वो यूके हो, ब्रेक्सिट। वेयर यू सिट टुडे, what do you see in next 10 years? Migration will keep playing that role, or yeah, migrants will keep playing that role in the society, yeah, it's fading away? देखिए खुर्रम, आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया के हैं उसमें whatever instigates a major shift in the dynamics of the world is primarily economic. जंगें भी होती हैं तो हमें पता चलता है कि उसका कोई इकोनॉमिक रीजन था, इकोनॉमिक
इम्पेरेटिव था कि एक मुल्क को जंग करनी ही थी बिकॉज दे सॉ अ बेटर फ्यूचर फॉर इट्स इकोनॉमी। इसी तरह माइग्रेशन के साथ भी है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस फॉर माइग्रेशन स्पेशली इन केस ऑफ कैनेडा। तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन कैनेडा would not continue on this trajectory and pursue a policy of being an immigrant friendly country. उसके साथ साथ जहाँ एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है कनाडा की, बिकॉज ग्रोइंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो वो जो बेबी बूमर्स का जमाना था वो खत्म हो रहा है। देयर इज गोइंग टू बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब ये ओल्ड जनरेशन रिटायर होगी तो there has to be somebody who takes care of all those assets and all that wealth and continue the economic cycle for Canada. तो Canadian government ये बात समझती है, इसलिए immigrant influx has been part of their policy, और going forward 300,000 plus immigrants को कनाडा में लाने का प्लान है, and that will continue. Along with that, as you alluded to, कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन that's a fringe minority. बहुत कम लोग हैं स्पेशली इन कनाडा में जो कि they are emphatically opposed to migration. ये वो लोग हैं जो कि they come out and say openly against the government's policy of immigration. बहुत सारे लोग हैं जो श्योर नहीं होंगे, they are probably double minded, और बहुत सारे लोग होंगे जो खामोश भी रहते होंगे, शायद उनके जहन में है कि माइग्रेशन अच्छी चीज नहीं है, but they are not too articulate or vocal about it. लेकिन वो लोग जो कि वाकई बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं वो बहुत कम लोग हैं, और ये एक प्रॉब्लम तो है और प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी होता है. द बेस्ट सोल्यूशन फॉर समबडी हु इज अ पोटेंशियल इमिग्रेंट और इवन पीपल हु हैव बीन इन कनाडा फॉर द लास्ट few years is focusing on their adaptability skills and assimilating into the mainstream Canadian culture and society. जितना आप करीब होंगे एक diverse population से, when you get to know them, when they get to know you, your culture, your religion, जब आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अहबाब सिर्फ एक small minority से उनका ताल्लुक नहीं होगा, साउथ एशियन या पाकिस्तानी, बल्कि वो diverse होंगे, चाइनीज कम्युनिटी है, कॉकेशियन कम्युनिटी है, जूस हैं, हिंदूज हैं, जब आपके दोस्त अहबाब आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो डाइवर्सिटी होगी, then they will get to know you as just another individual who's worried about how to put food on their table for their family. They're worried about the future for their next generation. They're worried about the economic prospects or lack thereof as anybody else is. So get to be known to other communities, to other diverse populations. इस तरह से आप assimilate होंगे. कट के रहने में, साइलोज में रहने में, वो इन जो फ्रिंज माइनॉरिटी का मैंने जिक्र किया, दे गेट एम्बोल्डेंड. उनको मौका मिलता है ये कहने में कि देखिए ये तो एक अलग ही कौम है जो अलग रहती है, इनके अतवार, इनके तौर तरीके, इनकी राहो रस्म सब मुख्तलिफ हैं मेन स्ट्रीम कैनेडियन से. तो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी है, इट्स वेरी हार्ड टू क्वांटिफाई. गवर्नमेंट का पुश है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस, और जो प्रॉब्लम है उसका मैंने सोल्यूशन भी बता दिया, दैट यू हैव टू बी वेरी ओपन विद अदर पीपल एंड गेट assimilated in the society. Okay. Last question. और मैं एक बात ऐड करूं, इसमें लोग बहुत सारे सवाल मुझसे, एक मुत्तसिल इससे सवाल है कि माजिद पिछले 8 साल में आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फील की है या आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया? आप यकीन करें और आज तक मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई नेगेटिव वाकया कभी भी नहीं हुआ. इट माइट कम अक्रॉस एज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर पीपल, और ये नहीं कि मेरा रेडार बंद है या मुझे नजर नहीं आता या मेरी ऑब्जर्वेशन खराब है, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है जहां उर्दू जबान में बात करनी होती है, आई एम वेरी ओपन टू कन्वर्स विद पीपल, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में. जिस कल्चर के साथ मुझे एक लेवल ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है, आई गो आउट एंड मिक्स अप विद दोस पीपल. तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, ना मैंने कभी फेस की ऐसी सिचुएशन जहां किसी somebody snapped back at me just because of the color of my skin or my accent or anything else. कभी कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ. There has to be a reason for that, और वो reason मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है because we have been, me, my wife, my child, we have been very open in communicating with and in interacting with people from other cultures. Yeah. So in the end, Majid, your advice to the potential migrant coming from Pakistan, क्या आप advice करेंगे कि what he or she should be aware of
before moving पहले to... तो वो गलती ना करें जो मैंने की, और वो गलती ये थी कि only because you are successful in Pakistan, just by virtue of that you will be successful in any other country. Khurram, it's a new reality, it's a totally new world out here. यहाँ का social system, यहाँ का जो economic system है, और दूसरा कि एक जिसको आप कहते हैं कि यानी कि it's a new reality. Living standard को लोग measure करते हैं just by the size of their bank balances. यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता. यहाँ पे living standard को measure किया जाता है आपकी overall health क्या है, mental, spiritual as well as physical health की बहुत importance है. इसी वजह से environmental concern is a huge concern. सफाई सुथराई रखी जाती है, population control में होती है, pollution नहीं फैलाई जाती. That's also part of your living standard apart from bank balances. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे life की sanctity और life की security बहुत important है. Law and order सबके लिए बराबर है, equal opportunity सबके लिए है. तो मेरे लिए living standard के measure करने के जो yardstick हैं वो सिर्फ bank balances नहीं है, बल्कि वो ये चीजें भी हैं. तो ये बात जहन में रखी जाए इमिग्रेट होने से बहुत पहले. और दूसरी बात ये कि कई महीने पहले आप अपने आप को रीब्रांड करें, रीपोजिशन करें, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, जहां भी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है. एंड एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, एज समबडी हु बिलीव्स इन ग्रोथ माइंडसेट, मैं कहूंगा डोंट स्पेंड अ डे विदाउट एडिंग समथिंग न्यू टू द रेpertoire ऑफ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल नॉलेज एंड स्किल सेट. कुछ ना कुछ नया सीखें ताकि आप इस competitive world में जब आए, so that you can put your best foot forward और आप competitive हो सके. तो ज़हन में ये नहीं रखें क्योंकि आप पाकिस्तान में कामयाब हैं इसलिए यहाँ भी कामयाब होंगे, और be willing to do things that you never thought you would be required to do. जैसे मैंने Blue Ocean Consulting जो मेरी पहली कंपनी थी उसकी मिसाल दी. मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे ये काम करना पड़ेगा, किसी बेकरी के लिए voluntarily जाके 2 हफ्ते काम करना पड़ेगा और एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी. But that was seen as something very positive when I eventually went to the interview stage in my bank. So keep an open mind. जैसे मैंने कहा overcompensate करते हैं migrants, which is a great thing. You reinvent yourself, you rebrand, you reposition yourself. So keep an open mind, do things that you never thought you would need to do before migrating. So one last thought, Majid. So if I move to Canada tomorrow, you or your company मुझे क्या help कर सकते हैं या क्या services offer कर सकते हैं, whether it's value ventures या whether your network. अच्छा देखें, जब हमने इसका जवाब मैं ऐसे दूं कि जब रिसर्च की before starting this company, we found out कि जब एक migrant Canada आता है, typically they don't have the kind of capital that they need to start a successful business. तो day one पे आप business तो शुरू नहीं कर सकते हैं. The focus of Value Ventures is helping people, immigrants, start and grow their own businesses. तो बेहतर ये होता है that you have a sustainable economic plan for the first 1 or 2 years, 3 years, जिसमें बेहतर ये जो आपका प्रोफेशन है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, पहले 1-2 साल उसी में आप जॉब करें, एम्प्लॉयमेंट ढूंढे. तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम्स हैं यहाँ पे जो आपको हेल्प करते हैं नौकरी ढूंढने में. Once you get assimilated and comfortable with the Canadian culture, Canadian way of thinking and doing things, तो Value Ventures जैसी companies help करती हैं for you to transition from a full-time job to doing something of your own. क्योंकि अगर हम day one पे किसी को हेल्प करने लगे तो आप यकीन करें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने की होती हैं खुर्रम जो वो विदाउट इमर्सिंग देमसेल्फ इन द कैनेडियन कल्चर एंड सिस्टम वो नहीं सीख सकते. मैं कैनेडियन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, कैनेडियन कल्चर न्यूएंसेस किसी को एक क्लासरूम में बिठा के नहीं सिखा सकता. उसके लिए वो 1-2 साल गुजारने बहुत जरूरी है, लेकिन उन 1-2 सालों में आपको इकोनॉमिकली सस्टेन भी करना होगा अपने आप को. तो मैं मेरी दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आई एम पार्ट ऑफ, they help people get back into their professions. So it's highly recommended that you start doing something within your profession, which is employment, and you at the same time make a transition plan to start doing something of your own eventually, जिसके लिए I think 2 से 3 साल ideal वक्त है. तो जब ये लोग 2-3 साल गुजार चुकते हैं and they they sound and they look Canadian enough,
तो हम उनको हेल्प करने को तैयार होते हैं, और वो हेल्प है कि वी कनेक्ट देम विद successful businesses who have already been playing in that industry, in that field, और वो mentors वहाँ से उनको मिलते हैं. If we see that a business idea is promising enough, तो हम उनको investors से भी मिलाते हैं. So the angel investors who are willing to part with small investments, $25,000 to $100,000 as pre-seed or seed capital, तो उनसे उनकी मुलाकात करते हैं. We help them create a business plan and a pitch deck, जिसके साथ वो उन prospective employers के पास जाते हैं. तो Value Ventures can help those people who have been in Canada for 1 or 2 years. Okay. So Majid के I think links मेरे page पे होंगे. If somebody wants to contact or post a question, I'm sure Majid will be more than happy to answer. Majid, last point, what do you miss most about Pakistan now after moving? I'm not a big foodie, लेकिन somehow जब कनाडा में इंसान आता है तो उसको निहारी, हलीम, पाए और ये सारी चीजें जो हैं बहुत याद आती हैं. और यकीन करें वहाँ पे we took these things as for granted. तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें यहाँ पे मौजूद नहीं है. There are a lot of Pakistani and Indian restaurants and businesses, लेकिन somehow खुर्रम मुझे नहीं पता उस मिट्टी की खुशबू है या क्या बात है, वो मजा नहीं है चीजों में, वो बात ही नहीं है. यानी पाकिस्तानी शेफ ने अगर यहाँ पे कनेडियन रेस्टोरेंट में बिरयानी बनाई होगी जो कि कराची की बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करके बनाई होगी, आप यकीन करें उसमें वो बात नहीं होगी जो स्टूडेंट बिरयानी की होती है. सो दोस आर द थिंग्स दैट आई मिस मोस्ट. और वहाँ के मौसम, वहाँ की बारिशें और वहाँ दोस्त अहबाब से मिलना बैठना, लेट नाइट तक जो महफिलें चलती थी, वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे लोग 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं. तो वो लाइफस्टाइल जो है वो मैं जरूर मिस करता हूँ. खाना पीना, मिलना बैठना, और वो अय्याशी जो कराची में होती थी वो यहाँ पे नहीं. Great. Thank you very much, Majid. I hope it's helpful for people. जो हमने शुरू में कहा बात वही है कि it's about nothing wrong about being moving, लेकिन ये क्लियर हो कि आप प्रिपेयर हो, आपको ये क्लियर हो कि आप क्या करने जा रहे हैं. और जैसे तारड़ साहब कहते हैं कि हिजरत में कोई कबाहत नहीं है, हिजरत की वजह सही होनी चाहिए अगर उसको कामयाब करना है तो. So I think that's where I leave it. All the links of Majid's book, everything will be on my page. If you have any question, I will be love to answer you back. Thank you very much, Majid, again for the time, and hope to connect with you again. Take care. Thank you so much. Allah Hafiz.